नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जीपीबी 312 के अंदर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज इसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आज हम चर्चा करेंगे पेटेंट के बारे में, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेटेंट के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? पेटेंट। ये पेटेंट क्या होता है, कौन जारी करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसके बारे में की पॉइंट क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने प्रकार का होते हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पेटेंट को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आईपीआर का अर्थ क्या होता है। तो जनरली आईपीआर का अर्थ जो होता है वो होता है हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न हुए विचारों से और उनके द्वारा जो भी नया आविष्कार किया जाता है, हम कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क या बुद्धि से उत्पन्न हुई संपत्ति की हमारी क्या कहलाता है, हमारे आईपीआर कहलाता है। क्या कहलाता है? बौद्धिक संपदा कहलाती है। और जब उसकी सुरक्षा की जाती है तो वो हमारे अधिकार के अंदर आ जाते हैं और इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, आईपीआर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार के नाम से हम इसको जानते हैं। तो और जो इसके अधिकारों की जो सुरक्षा की जाती है वो जनरली 7 से 8 तरीके से की जा सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो चीज़ें दे रखी है उन्हीं पर हम फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बाद में हमने देखा था, पेटेंट से पहले हमने देखा था कॉपीराइट के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए दिया जाता है। और उसके बाद में हमने जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक के बारे में हमने चर्चा की थी, जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का ना अधिकार न होकर किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट जगह का हो सकता है, किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट समुदाय का वो अधिकार उस जीआई टैग के अंदर उनको मिलता है। ठीक है ना। तो ये 2 अधिकार के बारे में हमने चर्चा की थी। आज तीसरे अधिकार के बारे में हम पढ़ने वाले पेटेंट। तो पेटेंट जनरली किस कार्य के लिए दिया जाता है उसके लिए हमें पता होना चाहिए। और पेटेंट की सुरक्षा के लिए जो दिया जाता है वो किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो यदि कोई व्यक्ति व कोई किसी संस्था के द्वारा कोई नया आविष्कार किया जाता है, आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार, आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार, आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार क्या कहलाता है? हमारा पेटेंट कहलाता है। यानी पेटेंट किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा कोई इन्वेंशन या नया आविष्कार का कार्य किया जाता है तो उसके संरक्षण के लिए एक विशेष अधिकार दिया जाता है और उसी विशेष अधिकार को क्या नाम दिया जाता है? पेटेंट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पेटेंट नाम दिया जाता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेटेंट किसके लिए दिया जाता है? तो मेजर जो दिया जाता है वो इन्वेंशन के रूप में यानी आविष्कार के लिए दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त कई सारे और इसके क्षेत्र होते हैं पेटेंट के लिए, वो अभी जस्ट इसके बाद में हम देखेंगे। लेकिन मूल रूप से किसके लिए दिया जाता है? तो आविष्कार के लिए एक विशेष अधिकार दिया जाता है, वो होता है पेटेंट। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पेटेंट के लिए ये कितने वर्षों तक वैलिड रहता है। जो पेटेंट होता है, जैसे हमने जीआई टैग के बारे में देखा था, जीआई टैग 10 वर्षों तक वैलिड रहता है। और कॉपीराइट के बारे में हमने चर्चा की थी, कॉपीराइट 60 वर्षों तक वैलिड रहता है। तो उसी प्रकार पेटेंट कितने वर्षों तक वैलिड रहता है? तो ये जनरली कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक वैलिड रहता है। कितने वर्षों तक वैलिड रहता है? 20 वर्ष तक वैलिड रह सकता है। और जैसे ही ये पेटेंट खत्म होता है 20 वर्षों के बाद में, तो इसको हम क्या करवा सकते हैं? रिन्यू नहीं करवा सकते। तो इसके अंदर इसको रिन्यू करवाने की जो फैसिलिटी होती है वो इसके अंदर नहीं होती, ये भी हमको पता होना चाहिए। जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग के अंदर जैसे 10 वर्ष उसको कंप्लीट होते हैं उसको रिन्यू हम करवा सकते हैं, वापस से हम जीआई टैग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कॉपीराइट एक बार खत्म होने के बाद में वापस से उसके ऊपर हम रिन्यू नहीं करवा सकते कॉपीराइट को, और पेटेंट को भी हम 20 वर्ष के बाद में इसको रिन्यू नहीं करवा सकते। उसके बाद में ये क्या हो जाती है? पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है, हमारा विशेष अधिकार के अंदर नहीं आती है। ठीक है ना। तो ये पेटेंट के बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं पेटेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है या पेटेंट के लिए कौन सा एक्ट है। सबसे पहले हम एक्ट की बात करें तो पेटेंट के लिए भारत के अंदर जो कौन सा एक्ट कार्य कर रहा है तो वो हो जाएगा पेटेंट एक्ट। भारत के अंदर कौन सा एक्ट कार्य कर रहा है वर्तमान में? तो पेटेंट एक्ट 1970 का। 1970 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था जिसे पेटेंट एक्ट नाम दिया गया था। कौन सा एक्ट था? पेटेंट एक्ट 1970। और हमारे सिलेबस के अंदर यही एक्ट दे रखा है। इसके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। तो पेटेंट एक्ट 1970 के तहत बनाया गया था और इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया। इसके 1970 का जो हमारा पेटेंट एक्ट था उसमें संशोधन किया गया था। और कब किया गया था? ये संशोधन 2006 में किया गया था। ये संशोधन कब किया गया था? 2006 में किया गया था। और वर्तमान में जो हमारा पेटेंट एक्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? तो 2006 वाला चल रहा है। वर्तमान में यही चल रहा है, वर्तमान में जारी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पेटेंट एक्ट कौन सा जारी है? तो यह चल रहा है तो वो हो जाएगा 2006 में जो संशोधन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो पेटेंट एक्ट हमारा भी चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ये कौन सा मंत्रालय के अधीन रहकर ये कार्य करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये रहकर कार्य करता है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर रहकर कार्य करता है? तो ये जनरली वाणिज्यिक, किस मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है? तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के अधीन रहकर एक कार्य करता है। और इस मंत्रालय के अधीन एक संस्था बनाए गए हैं, उस संस्था का नाम है DIPP,
इस संस्था के अधीन रहकर ये कार्य करता है। तो अगर मिनिस्ट्री पूछा जाए, मंत्रालय पूछा जाए, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, सॉरी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसी के अंदर एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है क्या, DIPP। क्या नाम है, DIPP। इस मिनिस्ट्री के अंदर रहकर ये कार्य करता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो पेटेंट होता है, ये पेटेंट किन किन क्षेत्रों के अंदर जारी किया जा सकता है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पेटेंट किन किन क्षेत्रों में जारी किया जा सकता है, तो पेटेंट जो होता है वो जनरली कितने 4 क्षेत्रों के लिए जारी किया जा सकता है। आविष्कार के अंदर ही इसके 4 क्षेत्र होते हैं। तो पेटेंट किन किन क्षेत्रों में जारी किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। कितने क्षेत्रों के अंदर जारी किया जा सकता है, तो 4 क्षेत्रों में जारी किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर। नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा नया आविष्कार किया गया है तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, पेटेंट दिया जाएगा। तो पहला तो ये हो जाएगा, कोई भी नया आविष्कार, कोई भी नया आविष्कार एवं इसी से संबंधित उत्पाद, इसी से संबंधित उत्पाद पर हमको क्या दिया जा सकता है, पेटेंट मिल सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा और किसी भी संस्था के द्वारा यदि कोई आविष्कार किया गया है और उसी आविष्कार से संबंधित अगर कोई उत्पाद बनाया गया है तो उसके लिए हमें क्या मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर, कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा पहले कोई यदि आविष्कार किया गया है और उसी आविष्कार में अगर सुधार करके एक इम्प्रूवमेंट का कार्य किया गया, सुधार का कार्य किया गया, तो उस कार्य के लिए भी हमको पेटेंट मिल सकता है। तो नंबर सेकंड जो पॉइंट हो जाएगा वो किसके लिए मिल सकता है हमें, तो वो हो जाएगा किसी सुधार कार्य के लिए, किसी सुधार कार्य हेतु हमें क्या मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है। किसी सुधार कार्य हेतु पेटेंट मिल सकता है, यानी कि पहले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आविष्कार किया गया था और उसी आविष्कार में कुछ सुधार करके एक और उसी का मॉडिफाई रूप बना दिया गया है, तो उसी में हमें क्या मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, पहला हो जाएगा आविष्कार है इससे संबंधित उत्पाद के लिए, दूसरा किसी सुधार कार्य के लिए, और नंबर थर्ड हो जाएगा किसी उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया के लिए, किसी उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया के लिए, किसी उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी हमें क्या मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है। यानी कि कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्रोसेस, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो सकती है, या उसमें कोई सुधार कार्य किया गया है तो उसके लिए भी हमें क्या मिल सकता है, उसके लिए भी हमें पेटेंट मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा कोई अवधारणा, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसके लिए भी हमें क्या मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है। तो इन चारों चीज़ों के लिए हमें पेटेंट प्राप्त हो सकता है। नंबर फर्स्ट किसके लिए, तो आविष्कार है उससे संबंधित कोई भी उत्पाद हो सकता है। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे कोई भी हमने सुधार कार्य किया उसके लिए। नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड। और नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई भी अवधारणा हो सकती है। इन चारों क्षेत्रों के अंदर आविष्कार के अंदर हमको क्या दिया जा सकता है, पेटेंट जारी किया जा सकता है, पेटेंट हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चारों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पेटेंट के प्रकार कितने होते हैं, उन सभी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं पेटेंट के प्रकार। अब हम इसमें देखते हैं पेटेंट के प्रकार। पेटेंट के प्रकार की बात करें तो जो पेटेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है यहाँ पर प्रोडक्ट पेटेंट। नंबर फर्स्ट कौन सा टाइप होता है, तो नंबर फर्स्ट होता है प्रोडक्ट पेटेंट, और नंबर सेकंड जो होता है वो होता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट और नंबर सेकंड हो जाएगा, बी को यहाँ लिख देते हैं प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट, ठीक है ना। ये 2 प्रकार का पेटेंट होता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस। क्या होता है, इनके नाम से पता चल रहा है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोडक्ट पेटेंट की। तो प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, तो प्रोडक्ट पेटेंट यानी कि किसी उत्पाद के ऊपर दिया गया कानूनी अधिकार क्या कहलाता है, हमारे प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। और जैसे ही हमें प्रोडक्ट पेटेंट मिल जाता है, उस उत्पाद के ऊपर हमारा कानूनी अधिकार हो जाता है और उससे रिलेटेड कोई भी उसकी हूबहू कॉपी नहीं बना सकता, उसका रंग रूप परिवर्तन नहीं कर सकता। ये होता है हमारा प्रोडक्ट पेटेंट, ठीक है ना। तो किसी भी उत्पाद के ऊपर अगर हम कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट पेटेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी उत्पाद पर दिया गया कानूनी अधिकार, किसी उत्पाद पर
दिया गया कानूनी अधिकार क्या कहलाता है? प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अगर नया कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या नया आविष्कार किया जाता है और उसके कानूनी अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है तो वो हमारे क्या कहलाता है? प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण की बात करें इसके अंदर प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। और जैसे हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर साबुन, ठीक है ना, साबुन हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया आदि, अब इनके पीछे की क्या कहानी है तो वो भी आप सुन लीजिएगा। ये उदाहरण याद रखना, साबुन और टूथपेस्ट। जैसे हम बात करते हैं साबुन की बात करें तो साबुन कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें निर्मा साबुन होता है, डिटोल साबुन होता है, लक्स साबुन होता है, लाइबॉय साबुन होता है और घड़ी साबुन होता है। तो ये कई सारे इस प्रकार के हमारे साबुन आते हैं। अब इन साबुन की खासियत क्या होती है? तो जनरली हम सभी साबुन का जो प्रयोग करते हैं वो सभी का प्रयोग एक समान होता है। जैसे हम बात करें डिटोल साबुन का प्रयोग हम हैंड वॉश के लिए करते हैं, नहाने में करते हैं। उसी का प्रयोग हम लाइबॉय साबुन का भी प्रयोग हम नहाने में करते हैं, हैंड वॉश में करते हैं। साथ ही साथ में हम लक्स का भी यही प्रयोग करते हैं। और जैसे कई सारे कपड़े धोने के साबुन आते हैं, कई सारे बर्तन साफ करने के साबुन आते हैं। इनका प्रयोग जो होता है वो कॉमन होता है, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग होती है। इसके अंदर जो भी इन्होंने कंपाउंड बना, इनका बनाने के निर्माण के लिए जो भी कंपाउंड काम में लिया गया वो सभी का अलग अलग होता है और इसी के आधार पर इनको कानूनी अधिकार दिया जा सकता है। और जैसे हम बात करें लाइबॉय जो साबुन है और डिटोल जो साबुन है, इन दोनों का उपयोग जो उपभोक्ता है वो एक समान कर रहा है, लेकिन इनका निर्माण प्रक्रिया और इनको अंदर जो उत्पाद मिलकर जिन जिन उत्पाद से इनको बनाया गया है, जिन जिन कंपाउंड से इनको बनाया गया है, वो कंपाउंड की क्वांटिटी दोनों में अलग अलग है। और यही अधिकार हमें किसके तहत मिलता है? प्रोडक्ट पेटेंट के तहत मिलता है। किसके तहत मिलता है? प्रोडक्ट पेटेंट के तहत मिलता है। और जिसकी वजह से सेम हूबहू लाइबॉय और डिटोल का जो प्रोडक्ट है हूबहू इनके जैसा कोई और प्रोडक्ट नहीं बना सकता। अगर कोई प्रोडक्ट बनाता भी है उन्हीं के जैसा, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट तो उनको जरूर देखने को मिलेगा। चाहे वो हो सकता है उसका जो भी उसके अंदर कंटेंट मिलाया गया वो अलग हो सकता है, चाहे उसकी जो भी उसकी कवरिंग यानी कि पैकेजिंग के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो उसकी अलग हो सकती है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेटेंट होता है। जैसे साबुन होगा और जैसे साबुन की कहानी वैसी किसकी कहानी है? टूथपेस्ट की हो जाएगी। टूथपेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं और उसके अंदर भी कई सारे जो मटेरियल होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इन दोनों की कहानी सेम होती है। यानी कि किसी उत्पाद पर दिया गया कानूनी अधिकार क्या कहलाता है? प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। और नेक्स्ट हो जाएगा प्रोसेस पेटेंट। तो प्रोसेस पेटेंट के अंदर क्या आ जाएगा? तो प्रोसेस पेटेंट के अंदर आ जाएगा किसी उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया में नवीनतम कार्य किसी उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया में नवीनतम कार्य या फिर हम कह सकते हैं नवीनतम सुधार हेतु दिया गया कानूनी अधिकार, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस पेटेंट कहलाता है। प्रोसेस पेटेंट यानी कि किसी उत्पाद के उत्पादन प्रक्रिया में नवीनतम कार्य या नवीनतम सुधार के लिए दिया गया कानूनी अधिकार क्या कहलाता है? प्रोसेस पेटेंट कहलाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो आज कई सारी इंडस्ट्री में हम देखते हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम कह सकते हैं कपड़ा इंडस्ट्री की बात करें, कपड़ा उद्योग की बात करें या फिर मोबाइल उद्योग की बात करें। इनमें क्या है कि जनरली जो कपड़ा है और जो मोबाइल है वो समय समय पर अपनी फैशन को बदलता रहता है। जैसे हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी कई सारे वर्जन आते हैं जो महीने 2 महीने हर 2 महीने में चेंजेस होते रहते हैं। तो उनके अंदर कुछ माइनर परिवर्तन किया जाता है। किसके अंदर परिवर्तन किया जाता है? तो परिवर्तन किया जाता है उनके उत्पादन प्रक्रिया के, यानी कि उनके जो निर्माण की जो प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाता है। अगर कहीं कैमरे में सुधार किया जा रहा है तो उसकी जो निर्माण की जो प्रोसेस होगी, उत्पादन जो प्रोसेस होगी, उसके अंदर जो कैमरा निर्माण की जो प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या दिया जाता है? पेटेंट दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कोई भी व्यक्ति हूँ और उसके मेरे द्वारा अगर कोई भी मोबाइल इंडस्ट्री के लिए मैंने कोई ऐसा इन्वेंशन या नया आविष्कार कर दिया है, नया उत्पादन प्रक्रिया के अंदर मैंने कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर दिया कि जो काम पहले 24 घंटे के अंदर हो रहा था और मेरे द्वारा जो इन्वेंशन आविष्कार किया गया वो कार्य उसके अंदर अगर ऐड कर दिया जाता है, जो पहले 24 घंटे में कार्य हो रहा था अगर वो 10 घंटे में होने लग जाएगा तो उसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा? पेटेंट मिल जाएगा और उसकी कानूनी सुरक्षा हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस पेटेंट कहते हैं। और वो मेरे द्वारा किया गया आविष्कार उस प्रोसेस के अंदर जुड़कर उसके जो उत्पादन की जो प्रक्रिया थी वो पहले 24 घंटे में हो रही थी, अब 10 घंटे में होने लग जाएगी। तो यानी कि उसे जितने समय में पहले हो रही थी उसी समय में वो डबल उसका प्रोडक्शन होने लग जाएगा। तो इसका जो फायदा होता है वो जन कल्याण एवं समाज कल्याण तक उसका फायदा लोगों तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्रोसेस पेटेंट। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है और प्रोसेस पेटेंट क्या होता है। इसका अगर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पेटेंट हम किस प्रकार से ले सकते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं हम किस प्रकार से पेटेंट ले सकते हैं। तो पेटेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले इसके पीछे की एक कहानी समझिएगा आप।
मैं उस कहानी को आपको बोल कर समझा देता हूँ और उसी को आपको याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हमें पेटेंट लेना है किसी भी आविष्कार या किसी भी, जो हमने 4 क्षेत्र देखे थे किन क्षेत्रों में जारी किया जाता है, तो 4 क्षेत्रों में जारी किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हमें पेटेंट लेना है तो हमें क्या करना सब पड़ेगा, सबसे पहले हमें पेटेंट कार्यालय में जाना होगा। और पेटेंट कार्यालय कहाँ पर होगा, तो हमने मिनिस्ट्री देखी थी, मंत्रालय देखा था, उस मंत्रालय का अधीन एक संस्था है जिसका नाम है DIPP। उस संस्था के पास में जाना होगा और उस संस्था के पास में जाने के बाद में हमें उसका एक पर्टिकुलर कार्यालय होता है, उस कार्यालय के अंदर बैठता है पेटेंट अधिकारी बैठता है। कौन बैठता है, तो पेटेंट अधिकारी बैठता है। उस पेटेंट अधिकारी के पास में हम जाएंगे या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम पेटेंट अधिकारी के द्वारा हम एक फॉर्म प्राप्त करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी उसके अंदर डिटेल भरनी होगी, हमने किसमें नया आविष्कार किया है, उस आविष्कार का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा, उसका हमें उसके अंदर सारांश मेंशन करना होता है। और किस किस हमने मटेरियल का उपयोग किया गया है उस मटेरियल के बारे में उसके अंदर हमको उसके अंदर बताना होता है। अब जैसे वो फॉर्म हम भरते हैं, उस फॉर्म को भरने के बाद में उस पेटेंट अधिकारी को हम जमा करवा देते हैं। और जैसे जमा करवाते हैं उसके बाद में जो पेटेंट अधिकारी होता है वो पेटेंट अधिकारी उस जो हमने फॉर्म भरा था उस फॉर्म के अंदर जो भी हमने हमारा पेटेंट हम किसके ऊपर लेना चाहते हैं, कोई सा हमने आविष्कार किया तो उसके जो हमने समरी लिखी थी उस समरी को वो एक रिपोर्ट बनाकर मार्केट में पब्लिश करवाता है। जो पेटेंट अधिकारी होता है वो उस एक रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन रहता है कि जो हम पेटेंट लेना चाहते हैं उस पेटेंट के बारे में उसकी समरी लिखी हुई होती है, उसका सारांश लिखा होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया है और इस पर पेटेंट लेना चाहता है और इसका किसी के ऊपर साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा, मानव के लिए कितना यूजफुल होगा, पर्यावरण के लिए कितना यूजफुल होगा, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए कितना यूजफुल होगा, ठीक है ना। उसके बाद में वो रिपोर्ट निकालता है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। अगर जैसे वो रिपोर्ट निकाली जाती है और वो लोगों तक पहुंचती है मार्केट के अंदर, और लोगों के द्वारा उस रिपोर्ट को देखा जाता है। और जब वो रिपोर्ट देख ली जाती है और रिपोर्ट देखने के बाद में लोगों को अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो लोग उस पर क्लेम करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाने के लिए वो जो पेटेंट अधिकारी होते हैं उसके अंदर वो याचिका दायर करते हैं। क्या करते हैं, याचिका दायर करते हैं। या फिर किसी को भी अगर क्लेम करना होता है तो वो पेटेंट अधिकारी के पास में जाते हैं और जो भी अपना जो क्लेम होता है वो एक नोटिस पर लिखते हैं और उसको जमा करवा देते हैं। उसके बाद में वो पेटेंट जो अधिकारी होता है उस क्लेम रिपोर्ट को देखता है और जो हमारा एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसको वापस से रिव्यू करता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म को वापस से रिव्यू करता है और वो क्लेम जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है उसी को वापस से वो देखता है। और देखने के बाद में जब पेटेंट अधिकारी को लग जाता है कि यह जो जिस व्यक्ति के द्वारा क्लेम किया गया है ये क्लेम सही है और इस क्लेम को वो आधार मानते हुए अगर वो क्लेम सही है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्लेम जो की गई थी वो अगर फ़ायदेमंद है, और तो वो उस पेटेंट जो भी हमने पेटेंट लेना चाहते हैं उस पेटेंट को क्या कर देता है, खारिज कर देता है। और उस यदि पेटेंट अधिकारी को लग जाता है कि जो क्लेम की गई है ऐसे फर्जी है या फिर इससे कम नुकसान होगा और जो हम आविष्कार किया है उससे लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो वह क्या करता है, तो मार्केट के अंदर उस रिपोर्ट को निकालने के बाद में रिव्यू करता है उस रिपोर्ट का, और रिव्यू के आधार पर वह हमें पेटेंट दे देता है और जो क्लेम की जाती है रिपोर्ट के ऊपर वो उसको खारिज कर देता है। ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। तो पूरी प्रोसेस के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पेटेंट कार्यालय में जाते हैं, पेटेंट कार्यालय से फॉर्म लेते हैं, फॉर्म को भरते हैं, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ होता है सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद में जो पेटेंट अधिकारी होता है वो पेटेंट अधिकारी एक रिपोर्ट निकालता है, जिसे उस रिपोर्ट को एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है पेटेंशियलिटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब उस रिपोर्ट को निकाला जाता है, वो मार्केट में आती है, मार्केट में आने के बाद में उसको फिर से रिव्यू किया जाता है उस रिपोर्ट का और एप्लीकेशन फॉर्म का, और जो किसी को भी अगर क्लेम करना होता है तो क्लेम करते हैं। उसके बाद में हमें लास्ट में 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हमें पेटेंट मिल जाता है या पेटेंट नहीं मिलता है। अगर पेटेंट मिल जाता है तो उसका एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और हमें उसके बाद में पेटेंट मिल जाता है। ये इसकी पूरी कहानी होती है और हम किस प्रकार से पेटेंट लेते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब उसका हम एक लेआउट देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कार्यालय में जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्यालय में जाते हैं। कौन से कार्यालय में, तो पेटेंट कार्यालय में जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक फार्म को भरते हैं, यानी कि जो हमें फॉर्म मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म को भरते हैं। जनरली हमने अगर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है तो सेम वो इसके अंदर प्रोसेस होती है और इसका डिपार्टमेंट चेंज होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम कार्यालय पर जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और इस फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें मेंशन की जाती है कि हमने किसके ऊपर कार्य किया है, ये किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए यूजफुल नहीं है, कितना लाभदायक है, हमने इसका जो कार्य किया है वो कार्य कितने समय में किया गया, वो सारी इसके अंदर चीज़ें मेंशन की जाती है फॉर्म का, ठीक है ना। उसके बाद में इस फॉर्म को जैसे भरा जाता है, सबमिट किया जाता है कार्यालय के अंदर, तो पेटेंट जो कार्यालय होता है उस कार्यालय के अंदर बैठता है पेटेंट अधिकारी। वो उस अधिकारी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना। रिपोर्ट जारी की जाती है। अब ये रिपोर्ट हो सकता है न्यूज़पेपर में दी जा सकती है, हो सकता है ये किसी चैनल के माध्यम से निकाली जा सकती है, हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से निकाली जा सकती है। तो ये रिपोर्ट निकालता है और इस रिपोर्ट के आधार पर लोग जो निकाली जाती है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर लोगों के द्वारा इस रिपोर्ट को पढ़ा जाता है और पढ़े जाने के बाद में इस पर क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है, यानी कि जिसको भी इसके ऊपर आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करवाता है और क्लेम करने के बाद में इस वापस से जैसे ही क्लेम किया जाता है, क्लेम करने के बाद में इस फॉर्म का वापस से क्या होता है, रिव्यू होता है।
क्या होता है, रिव्यू होता है, यानी कि इसको पुनः वापस से फॉर्म को चेक किया जाता है कि ये फॉर्म सही है या नहीं है, और जो भी जिसको भी आपत्ति थी उस आपत्ति को भी इसमें दर्ज किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद में इस दोनों पर क्या होती है, सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद में जिसके पक्ष में निर्णय दिया जाता है, तो इसके बाद में 2 निर्णय आते हैं, ठीक है ना। रिव्यू और क्लेम के बाद में 2 निर्णय आता है, एक तो पॉजिटिव, एक जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है, और एक जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव के अंदर हमें क्या मिलता है, पेटेंट नहीं मिलता है, और इसके अंदर हमको पेटेंट मिल जाता है। और जब हमें पेटेंट मिल जाता है तब हमें क्या मिल जाता है, तो जो DIPP जो संस्था थी वो किसके अंदर थी, वो DIPP वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अधीन रहकर कार्य कर रही थी। इस संस्था के द्वारा हमें क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो जो सर्टिफिकेट होता है वो किसका होता है, तो पेटेंट का सर्टिफिकेट होता है। किसका सर्टिफिकेट होता है, पेटेंट का सर्टिफिकेट होता है। और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पेटेंट प्राप्त हो जाता है। और ये पेटेंट कितने वर्ष तक वैलिड रहता है, 20 वर्ष तक वैलिड रहता है। और इसको हम वापस से क्या नहीं करवा सकते, रिन्यू नहीं करवा सकते, ठीक है ना। ये इसके पीछे की पूरी कहानी होती है, यानी कि किस प्रकार से हम पेटेंट ले सकते हैं, वो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये मैंने ऊपर सरफेस से बता दिया। इसके अंदर आप हो सकता है इसमें ऑब्जर्व के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो उनके पर्टिकुलर आप बुक के अंदर देख लेना, उसके अंदर अच्छे से दे रखा है। और बाकी जो सरफेस था वो मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है ना। इस प्रकार हम पेटेंट प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पेटेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संधि की गई या ट्रीटी की गई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं पेटेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई संधि, पेटेंट की संधि, ठीक है ना। पेटेंट के लिए कौन कौन सी संधि की गई है, तो पेटेंट के लिए जनरली 2 से 3 संधि की गई, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम संधि की बात करते हैं, PCT। किसके बारे में, PCT, ये हमारे सिलेबस के अंदर भी दे रखा है, उसके बारे में हमको विस्तार से देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं PCT। इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है वो होता है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है PCT, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। किस नाम से जाना जाता है, तो पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और ये जितने भी हम संधियां देख रहे हैं, ये संधियां किस टाइप की है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये लागू होती है, ठीक है ना। जो भी हम ये संधि देखेंगे, एक PCT देखेंगे, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, एक देखेंगे पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, उसी को PCT के नाम से भी जाना जाता है, और एक आएगी यूरोपियन पेटेंट ट्रीटी, ठीक है ना। तो 3 संधियां देखेंगे, तीनों संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, तो इसीलिए इनको हम अंतर्राष्ट्रीय संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो PCT की बात करें तो PCT, इसके बारे में 2 से 3 पॉइंट पता होना चाहिए। PCT है जो सबसे पहली बार कब बना था, तो 1970 के अंदर ये बनता है। PCT का पूरा नाम क्या था, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी होता है। और कब बना था पहली बार, तो 1970 में बना था। और इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, तो इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो ये किया था 1978 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। बना कब था, 1970 में बना था। और कार्य करना कब प्रारंभ किया, 1978 में किया। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया, भारत ने हस्ताक्षर कब किए, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया, तो वो किया था 1998 में इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 बातें याद रखना, बना था 1970 में, कार्य कब 1978 में, और भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, 1998 के अंदर इसमें हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश, वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 152 इसके मेंबर देश हैं। 152 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं, किसके, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के इसके वर्तमान में 152 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारा PCT। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य क्या है, ठीक है ना। ये तो इसकी तथ्यात्मक जानकारी थी किसकी, PCT की, ठीक है ना। अब इसके हम फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेजर जो फंक्शन है वो केवल एक ही है, और भी इसके फंक्शन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन इसका जो मुख्य जो कार्य है वो क्या है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा इसमें एक बार पेटेंट मिलने पर यह अधिकार सभी, एक बार हमें पेटेंट मिल जाता है इसके तहत, इस संधि के तहत यदि हमें एक बार पेटेंट मिल जाता है, इसमें एक बार पेटेंट मिलने पर यह अधिकार मिलने पर यह अधिकार सभी PCT सदस्य देशों में भी लागू हो जाता है, PCT सदस्य देशों में भी लागू
हो जाता है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या कहती है? तो ये लाइन ये कहते हैं कि एक बार हमें इस संधि के तहत, कौन सी संधि? पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के तहत यदि हमें पेटेंट मिल जाता है तो हमें पेटेंट एक देश के साथ साथ में 152 देशों के अंदर भी ये पेटेंट लागू हो जाता है, यानी पेटेंट का हम अधिकार मिल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए मैं अब इंडिया का हूँ, तो इंडिया में अगर मैंने इस ट्रीटी के तहत अगर पेटेंट ले लिया है तो इसके साथ ही साथ में अन्य 151 देशों में भी मेरे को ऑटोमेटिक पेटेंट का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि 152 देश है, 152 देश में से मैं अगर इंडिया का रहने वाला हूँ तो मुझे एक भारत के अंदर इस ट्रीटी के तहत अगर पेटेंट मिल जाता है तो मुझे ऑटोमेटिकली 100 शेष बचे हुए 151 देशों के अंदर भी मुझे ये इस ट्रीटी के तहत पेटेंट का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा, जो कितने वर्षों तक वैलिड रहेगा? 20 वर्षों तक वैलिड रहेगा। ठीक है ना? इसके बारे में हमको ये जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये इसका मेजर प्रमुख रूप से फंक्शन होता है। इसमें एक बार पेटेंट मिलने पर यह अधिकार सभी पीसीटी सदस्य देशों में भी लागू हो जाता है। ठीक है ना? इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके जो भी अन्य अदर फंक्शन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये याद रखना, भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1998 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे इसमें। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अतिरिक्त तो और एक दो इसके जो फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। नंबर इसके सेकंड फंक्शन की बात करें हम, पहला फंक्शन तो क्या होगा? ये वाला हो गया। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगी यह पेटेंट लेने का सस्ता व सरल तरीका है। सरल तरीका यानी कि ये जो पीसीटी है इसमें क्या होता है? तो हमें एक बार पेटेंट प्राप्त हो जाता है तो ये क्या होता है? सरल एवं सस्ता तरीका होता है। कैसे सस्ता और सरल तरीका होता है? तो जैसे हमने यदि इसके तहत पेटेंट प्राप्त हो जाता है तो हमें अलग अलग देशों में पेटेंट प्राप्त करने की या पेटेंट कार्यालय में जाकर हर बार अलग अलग आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक बार आवेदन किया और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? पेटेंट प्राप्त हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट और बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इंडिया का रहने वाला है और अगर वो इंडिया में रहकर पेटेंट प्राप्त करता है, ठीक है ना, पेटेंट का कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकता है, तो वो जो पेटेंट का जो अधिकारी होता है वो केवल इंडिया के अंदर ही वैलिड रहता है। लेकिन अगर इसी ट्रीटी के तहत उसको अधिकार प्राप्त होता है पेटेंट का, तो वो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए लागू रहेगा। तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकार के दायरे में आ जाता है। उससे एक नेशनल जो भी जिस देश के अंदर रहता है उसके अतिरिक्त उसको कई सारे एडवांटेज भी होते हैं और अदर उसको राइट्स भी प्राप्त हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी जैसे हम बात करें WTO, जो WTO के जो भी कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जो भी शर्तें होती है वो इसी के अंदर भी लागू होती है। क्योंकि जो पेटेंट होता है वो पेटेंट ये अंतर्राष्ट्रीय, ये जो ट्रीटी होती है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रीटी होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रीटी होने की वजह से इसको जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो किसी देश के अंदर मिलने वाले अधिकारों से कई गुना अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और ये उसके अंदर पूरे विश्व के अंदर ये वैलिड रहता है। तो इसके भी हमें कई सारे फायदे मिलते हैं और हम जो व्यापार करना चाहते हैं वो व्यापार एक देश से दूसरे देश में सरलता से वो व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना? और हमें आर्थिक जो सहायता होती है वो भी हमें जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो ये पीसीटी होती है, आपके सिलेबस के अंदर भी दे रखा है। पीसीटी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी कब बना था वो मैंने बता दिया। 1970 में भारत ने 1998 में हस्ताक्षर किए। 152 इसके सदस्य देश हैं। जो भी इसके कार्य हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम देखते हैं एक पीसीटी और है जिसका पूरा नाम होता है पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। क्या नाम होता है? पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये नाम इसका चेंज हो जाएगा। इसमें आपके सिलेबस के अंदर पीसीटी दो दे रखी, एक तो दे रखा है पेरिस, एक दे रखा है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी और एक दे रखा है आपके पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। ठीक है ना? पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी आपके सिलेबस में दे रखा है। अब इसके बारे में हमको 4-5 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? नंबर फर्स्ट बात करें, जो पेरिस कन्वेंशन जो ट्रीटी होती है ये ट्रीटी किस पर दी जाती है? किस पर? यानी कि हमने अभी पिछले जो देखा था पेटेंट किन किन के लिए जारी किया जाता है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि इन्वेंशन के रूप में, इंप्रूवमेंट के लिए और एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और एक कॉन्सेप्ट के लिए, इन चारों के लिए दिया जाता है। उनमें से किस के लिए ये जारी किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी जो है यह किस प्रकार की सुरक्षा करती है, किस प्रकार की सुरक्षा का कार्य करती है? यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए ये जो संधि होती है वो कार्य करती है, उसकी सुरक्षा के लिए या आविष्कार के लिए या फिर कॉपीराइट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, किसके लिए सुरक्षा का कार्य करती है? तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये जो जनरली जो पेरिस कन्वेंशन जो ट्रीटी है यह
किसके लिए सुरक्षा का कार्य करती है? तो औद्योगिक जो बौद्धिक संपदा होती है, औद्योगिक बौद्धिक संपदा होती है, उसकी सुरक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि कार्य करती है, उस संधि का नाम क्या हो जाएगा? पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। हम अलग अलग संधियां पढ़ेंगे, जैसे हम बुदापेस्ट ट्रीटी पढ़ेंगे, बर्ने कन्वेंशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एक हो जाएगी बुदापेस्ट ट्रीटी, एक माद्रिद प्रोटोकॉल, एक हो जाएगा बर्ने कन्वेंशन और एक हो जाएगा पेरिस कन्वेंशन। ठीक है ना। इन चारों का पर्पज अलग अलग है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्टिकुलर अलग क्षेत्र के लिए काम करती है। तो उसमें से जो पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी है, ये किस क्षेत्र के अंदर कार्य करती है? तो औद्योगिक बौद्धिक संपदा, यानी कि हम कह सकते हैं उद्योग से संबंधित जो भी हमारी आंतरिक या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा के लिए जो कार्य करता है वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है? तो वो काम करता है हमारा पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। कौन कार्य करता है? पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। और इसकी बात करें, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसके अंदर कितने सदस्य देश हैं? इसके अंदर हो जाएंगे 177 प्लस मेंबर देश है, यानी कि 177 से ज़्यादा इसके अंदर सदस्य देश हैं। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? भारत ने इस पर साइन कब किया था? तो 1998 में भारत ने इस पर साइन किया था। कब किया था? भारत ने 1998 में साइन किया था। 177 प्लस देश है। और किसकी सुरक्षा करता है? तो ये औद्योगिक बौद्धिक संपदा, यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारा राइट्स है, उनकी सुरक्षा करने का जो कार्य कौन करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? वो करता है पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी करता है। ठीक है ना। और भारत ने कब किया था साइन? 1998 के अंदर इस पर भारत ने साइन किए थे। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यह जो पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी ये कब बना था? तो ये कब बना था? तो 1986 में बना था। कब बना था ये? 1983 में बना था। कब बना था? 1983 में बना था, या हम कह सकते हैं 1983 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ये दो प्रमुख संधियां हैं। कौन कौन सी? पीसीटी, पहला होता है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, दूसरा होता है पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। उम्मीद आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इसके अंदर आप केवल एक ही चीज़ याद रखना है कि जो पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी ये किसके लिए दी जाती है? तो यह दी जाती है औद्योगिक बौद्धिक संपदा या इससे रिलेटेड जो भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे राइट्स होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या आता है? तो औद्योगिक बौद्धिक संपदा, या हम कह सकते हैं पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, इसके लिए हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा पेटेंट क्या होता है। अब इसके अंदर केवल बचा हुआ है पेटेंट एक्ट 1970 का इंडिया के अंदर, और एक और ट्रीटी बची है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो अभी अपने दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।